अब हम क्या करेंगे कि जो लीनियर मोशन के क्वांटिटीज़ होते हैं और रोटेशनल मोशन के जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। लीनियर मोशन में जो क्वांटिटीज़ होते हैं जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही रोटेशनल मोशन में क्वांटिटीज़ अभी हमने पढ़े जिनको उनको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है हमें। तो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप एक सर्किल बनाया हमने। ऐसा मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो इनिशियली यहाँ पर है और किसी टाइम टी पर ये जो पार्टिकल है वो यहाँ चला गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो इस आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आर्क लेंथ और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो आर्क लेंथ है वो थीटा से कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है। हम लोग लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, जहाँ पर इस सर्किल का रेडियस है r। तो अगर इसको लिखा जाए थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, यानी एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएट करें तो हम लोग लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इंटू आर। आर जो है कांस्टेंट रहता है हमेशा, सर्किल का रेडियस चेंज नहीं होता और इसलिए उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो जो डी एस बाई डी टी है उसको हम लिख सकते हैं v, यानी कि वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट टू पाथ, है ना। पार्टिकल जो है वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग v वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो डी एस बाई डी टी जो है वो v वेलोसिटी बताएगा, स्पीड बताएगा, और d थीटा बाई डी टी जो है ये बताएगा ओमेगा, है ना। तो एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये हो गया स्केलर फॉर्म में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो इन वेक्टर फॉर्म तो ऐसे लिखा जाता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, यहाँ पर r लेंगे। जैसे यहाँ पर r लेना हो तो किसी भी इंस्टेंट पर जो r वेक्टर है वो हमेशा सेंटर की तरफ से जो है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में r लिया जाएगा, इस तरह से। ये r हो गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वेलोसिटी तो पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग है। ठीक, अब इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें v को तो लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो जो dv बाई डी टी है ये होता है, इसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग है। ये s क्या था, आर्क लेंथ था, जो कि टेंजेंट के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल था, है ना। तो ये जो एक्सेलरेशन है डी बाई डी टी इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और डी ओमेगा बाई डी टी जो है ये अल्फा है इंटू आर। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अगर इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो लिखा जा सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम लोग बस ये अभी समझते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये होता है, इसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये होता है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल along
टेंजेंट टू पाथ। ठीक है, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे at इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, ये हो जाएगा। और साथ में जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो एक्चुअली में उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में या हमेशा सिर्फ सेंटर की तरफ नहीं होता। उसका जो एक्सेलरेशन है वो दोनों तरफ हो सकता है। एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ भी हो सकता है जिसको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, और एक एक्सेलरेशन पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग हो सकता है जिसको कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और टोटल एक्सेलरेशन होता है इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअली में dv/dt है। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर लिखा है। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो आता है इधर v² r के इक्वल होता है। ये अभी आगे हमें ड्राइव करना है, समझना है इसको। तो अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से किस तरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड होता है। और साथ में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये भी रिलेटेड होता है ओमेगा और v से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखते हैं ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ होता है, तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब जो है ये जो क्वांटिटी अभी हमने नए क्वांटिटी जाने हैं, देखे हैं अभी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जा सकता है ए पार्टिकल moving on curved path have two components of its acceleration। ठीक है, कर्व पाथ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर यूं कहा जाए कि एक पार्टिकल है ना, तो उस पार्टिकल का जो टोटल एक्सेलरेशन है वो ये है, और इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट जो होते हैं वो होता है एक टेंजेंट के लॉन्ग जिसको कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि कोई भी कर्व्ड पाथ होगा, हर कर्व्ड पाथ किसी न किसी सर्किल का पार्ट होता है। तो जिस पॉइंट पर ये हमने फिगर बनाया है, इस पॉइंट पर अगर एक सर्किल बनाया जो उसका जो कर्वेचर है वो देखेंगे कि वो जो कर्व है वो कहीं ना कहीं इस सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये जो सर्किल हमने बनाया है इस सर्किल का सेंटर कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। तो उसी तरह से इस एक्सेलरेशन के, यानी जो एक्सेलरेशन a है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो टेंजेंट के लॉन्ग हो गया at, जिसको हम लोग कहते हैं dv/dt, और एक कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ आएगा जिसको कि हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका वैल्यू v² होता है जिसे हम लोग अभी ड्राइव करने वाले हैं। जहाँ पर r क्या है, ये जो कर्व पाथ है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। ठीक, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोई भी एक्सेलरेशन हो, कोई भी पार्टिकल हो जो कि किसी कर्व पाथ पर चल रहा हो, तो
तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम लोग सिंबल देते हैं AT, और दिस एक्सेलरेशन is the component of total acceleration along the tangent to path। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करता है। तो ये कहा जा सकता है कि दिस component is responsible for change in magnitude of velocity, यानी इनडायरेक्टली इसको स्पीड कहा जा सकता है। तो अगर स्पीड को कोई चेंज करता है तो वो है ये वाला कंपोनेंट, और इसीलिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको कहा जाता है, कई सारे नाम दिए जाते हैं। एक नाम होता है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन, कोई इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहता है। नॉर्मल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की वेलोसिटी पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग होती है, तो वेलोसिटी के पैरेलल यानी टेंजेंट के लॉन्ग तो AT होता है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है ये एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है। इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, और सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इट इज component of total acceleration along radial direction towards center, ठीक है। ये कह सकते हैं रेडियल का मतलब हो गया कि परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड जो होता है v² होता है, और इसकी वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे, ठीक है। वेयर v इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड r इज instantaneous radius of curvature of path। तो इसको इंस्टेंटेनियस इसलिए कहा जाता है कि आप देखेंगे
कि जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो ये अलग सर्किल का पार्ट होगा, इसका पाथ, और जब यहाँ पर होगा तो ये किसी बड़े से सर्किल का पार्ट होगा। तो अलग अलग जगह पर जो है पार्टिकल होगा तो उसका रेडियस भी डिफरेंट होगा, है ना, और वेलोसिटी भी डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे यूँ कहेंगे कि अगर पार्टिकल ये r1 मान लेते हैं, पार्टिकल यहाँ पर है तो वेलोसिटी v1 लेंगे और रेडियस r1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखना हो तो लिखेंगे v1 स्क्वायर बाई r1, और पार्टिकल अगर यहाँ पर हो, इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इधर जो एक्सेलरेशन आएगा उसको लिखेंगे v2 स्क्वायर बाई r2। तो डिफरेंट पोजीशन पर r का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, वेलोसिटी का वैल्यू, स्पीड का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको कहा जाता है टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो थर्ड होता है, उसको कहते हैं हम लोग टोटल एक्सेलरेशन, है ना। पहले हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े। पहला कंपोनेंट था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल, रेडियल या नॉर्मल एक्सेलरेशन, और जो थर्ड है वो होता है टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो दोनों कंपोनेंट हैं उनका रिजल्टेंट, इट इज रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो सर्किल हमने बनाया है या जो कर्व पाथ है, यहाँ पर चाहे तो सर्किल बनाकर देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर ये सर्किल है तो एक पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा इधर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में कहीं आना चाहिए, और ये जो a है यही टोटल एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर का रूट, ठीक है। और ये एंगल अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, at हो गया dv बाई dt होता है उसका मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, और ac का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है v स्क्वायर बाई r, उसका होल स्क्वायर। r इस सर्किल का रेडियस है या इंस्टेंटेनियस रेडियस कर्वेचर है। अगर इस एंगल अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एंगल अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो गया AT, ठीक है, ये हो गया AT, और ये जो है ये ले लेते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये होता है टोटल एक्सेलरेशन। तो देखेंगे कि टोटल और AC के बीच का एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा होगा। तो tan अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा AT बाई AC। AT का मैग्नीट्यूड लिखते हैं dv बाई dt के इक्वल, और AC का मैग्नीट्यूड लिखते हैं v स्क्वायर बाई r के इक्वल। तो इस फॉर्मूले से या अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बताया जा सकता है कि रेडियस से कितने एंगल पर टोटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये तीन टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन एक होता है जिसके कि दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू v स्क्वायर बाई r कैसे आती है उसका डेरिवेशन करेंगे।
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया है जिसका कि रेडियस है r और एक पार्टिकल इनिशियली v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। v1 वेलोसिटी है जिसका कि मैग्नीट्यूड है v, और t टाइम बाद इस सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता हुआ ये इस पोजीशन पर पहुंच गया जहां वेलोसिटी इसकी हो गई v2। इस v2 का मैग्नीट्यूड भी v है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट speed v on a circular path of radius r, चूँकि इसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन सर्कुलर मोशन पर ट्रेवल कर रहा है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। इसीलिए हमने वेलोसिटी को v1 और v2 लिखा है जबकि मैग्नीट्यूड v है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप देखेंगे कि हमने पहले ही स्पीड को कांस्टेंट ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी dv/dt ये हो गया ज़ीरो। तो जो टोटल एक्सेलरेशन होता है वो होता है ac² प्लस at² का रूट, यानी कि चूँकि at 0 है तो ये टोटल एक्सेलरेशन ac के इक्वल आएगा। और एक्सेलरेशन हम लोग जो निकालते हैं उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक है, तो ये जो a है यानी टोटल एक्सेलरेशन है यही ac के इक्वल आएगा। ठीक है, तो v2 माइनस v1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं v2 प्लस निगेटिव ऑफ v1 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक है, तो अब इस फिगर में अगर देखें तो ये जो v2 वाली लाइन है इसको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जाकर के मिलेगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये एंगल होना चाहिए थीटा। कैसे होना चाहिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक यहाँ पर क्वाड्रेंगल बन रहा है 4 साइड्स का। इसके साइड्स हैं 1 2 3 और ये 4। तो क्वाड्रेंगल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से ये 90 हो गया, ये 90 180 हो गया। तो फिर इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा हो गया तो फिर ये वाला एंगल थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सम जो है ये 180 होता है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि ये जो v1 वेलोसिटी है और v2 वेलोसिटी है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से ये फिगर बनाएंगे, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमें यहाँ पर निकालना है v2 प्लस माइनस v1। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि v2 में माइनस v1 को ऐड करना चाहिए, है ना। तो माइनस v1 जो है वो किधर आएगा, तो v1 के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यूं कहें कि ये v2 है ये v1 है तो माइनस v1 जो आएगा वो जस्ट v1 के अपोजिट में आएगा और मैग्नीट्यूड v1 के इक्वल आएगा। तो ये v1 हो गया, ये माइनस v1 हो गया
और ये v2 हो गया। तो हमें क्या करना है, v2 में माइनस v1 को ऐड करना है। ठीक है, ये माइनस v1 हो गया, ये v2 हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये है 180 माइनस थीटा, ये आ गया। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर के एडिशन का जो रूल होता है ना, जैसे हम कहें कि एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जब इनका रिजल्टेंट निकाला जाता है तो इस तरह से निकाला जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो लिखेंगे इसको 2ab cos थीटा का रूट, है ना। दो वेक्टर है a और b, उनके बीच का एंगल है थीटा। स्मॉल a स्मॉल b वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। तो इनका रिजल्टेंट हम लोग इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने पास दो वेक्टर हैं, एक तो माइनस v1 है, इसका मैग्नीट्यूड v होगा। दूसरा वेक्टर है v2, इसका मैग्नीट्यूड v होगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यानी कि v2 माइनस v1, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v इंटू कॉस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि आएगा 180 माइनस थीटा, इसका रूट। ठीक है, तो v2 माइनस v1 का जो मैग्नीट्यूड है, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लिखा था v2 माइनस v1 को ही लिखा था v2 प्लस माइनस v1, और ये एडिशन का फॉर्मूला है। यहाँ भी हम लोग माइनस v1 को ऐड कर रहे हैं v2 में, और इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आगे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से ये आएगा 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा जो है यह आता है माइनस कॉस थीटा। तो v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 2v स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी अंडर रूट 2v स्क्वायर। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अगर रूट हटाएंगे तो आएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आता है ना। ये फॉर्मूला वैसे याद रखने लायक है, कभी भी चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन है। पार्टिकल यहाँ से चल कर के यहाँ पहुँचा थीटा एंगल पर, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना आ गया। ठीक है, अब ये डेल्टा v का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर रखेंगे v2 माइनस v1 की जगह पर, फिर डेल्टा t रखेंगे। डेल्टा t कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस यानी कि आर्क लेंथ, ये हो जाएगा r इंटू थीटा। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो समय लेगा डेल्टा t, वो होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी r थीटा बाई v। तो डेल्टा t का वैल्यू आ गया r थीटा बाई v। इतना समय लिया होगा यहाँ से यहाँ आने में, और उतने देर में वेलोसिटी जो चेंज हुई वो इतनी हो गई। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे। हम लोग निकाल रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
यानी v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा टी। हम लोग सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल रहे हैं, तो ये आया है 2v साइन थीटा बाई 2, और डेल्टा टी का जो वैल्यू आया है वो आप देखें यहाँ पर, वो वैल्यू आया है r थीटा बाई v। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू रखने से ये होगा 2v, चूँकि थीटा बहुत स्मॉल है, हम लोग एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो डेल्टा भी स्मॉल होगा, डेल्टा टी भी स्मॉल होगा, तो थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको थीटा बाई 2 लिखेंगे और नीचे वाले को लिखेंगे r थीटा बाई v। तो आप देखेंगे कि ये जो है v स्क्वायर बाई r आ गया। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है v स्क्वायर बाई r, जहाँ पर v इंस्टेंटेनियस स्पीड है और r जो है इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक वॉल क्लॉक दिया गया है। वॉल क्लॉक में सेकेंड हैंड जो है उसका लेंथ है 0.5। इफ लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड is 0.5 meter, then find angular velocity and change in velocity of tip of second hand in the interval of 15 seconds। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी निकालना आसान है क्योंकि ये होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। सेकेंड हैंड जो है उसका टाइम पीरियड होता है 60 सेकेंड, है ना। 60 सेकेंड में यानी कि 1 मिनट में एक राउंड ये घूमता है। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका टिप है, ये टिप 0.5 मीटर रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, है ना, क्योंकि इसका लेंथ बताया गया है 0.5 मीटर। तो जब यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी v होगी और फिर यहाँ पर भी होगा तो वेलोसिटी v होगी। 15 सेकेंड में ये 90 डिग्री का एंगल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था थोड़ा देर पहले, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, है ना। वो जो फॉर्मूला है जो हमने सीखा था कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है वो होता है 2v साइन थीटा बाई 2 अगर सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल थीटा एंगल ट्रेवल करता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आती है, इतनी आती है। ये वैल्यू हमने तब कैलकुलेट किया था जब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जो v है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ये जो टिप है ये r रेडियस यानी कि 0.5 मीटर रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी बताएंगे ये वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आएगा 90 डिग्री। यहाँ पर ये 15 सेकेंड में π/2 रेडियन का एंगल ट्रेवल करेगा, तो थीटा के जगह पर रखेंगे π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 ओमेगा का जो वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर यह है π/30, रेडियस दिया गया है 0.5 मीटर और ये हो गया साइन π/4। तो ये आया π/30 इंटू 1/√2, तो π/30√2 मीटर पर सेकेंड से ये जो वेलोसिटी है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक पार्टिकल t = 0 पर यहाँ से चलना शुरू करता है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो 2 मीटर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग on a circular path of radius r is equal to 2 meter if its speed is increasing at constant rate of 4 meter per second square, then find linear speed v at t is equal to 1 सेकेंड। उसके बाद जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें हमें पता करना है फाइंड एंगुलर स्पीड ओमेगा एट t is equal to 1 सेकेंड। फिर हमें पता करना है एंगुलर एक्सेलरेशन एट t is equal to 1 सेकेंड। फिर पता करना है सेंट्रीपेटल acceleration at t is equal to 1 second। फिर tangential acceleration at t is equal to 1 second। फिर हमें पता करना है distance traveled in the interval of t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds। ठीक, उसके बाद
जो 7th पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पता करना है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट in the interval of t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटी दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि रेडियस इसका कितना है, और दूसरा दिया हुआ है कि इसका स्पीड किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो स्पीड जिस रेट से इंक्रीज होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि dv/dt। ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इनमें रिलेशन होता है at इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया गया है 4, जो यहाँ पर हमने लिखा है, और रेडियस दिया गया है 2 मीटर, यानी अल्फा का वैल्यू आया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एंगुलर एक्सेलरेशन है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा गया है लीनियर स्पीड। अगर लीनियर स्पीड निकालना हो तो इसको हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। यहाँ ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन के जगह पर हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है। तो इस क्वेश्चन में जो मेन सीखने वाली बात है वो यही है कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में पाथ के टेंजेंट के अलोंग अगर हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी निकालना हो तो जो 4 काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हमने पढ़े थे वो चारों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमने जो इक्वेशन यूज कर रहे थे, जो पढ़े थे वहाँ पर काइनेमेटिक्स में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इन चारों इक्वेशन में जो a है ना, ये जो a है ये एक्चुअली में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये सारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता था। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन जब भी यूज करेंगे तो ए के जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखना है। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 0, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से चलना शुरू करता है। पार्टिकल स्टार्ट्स, है ना, तो यहाँ से चलना शुरू करेगा 0 वेलोसिटी से। तो किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया है 4 आया था, और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद हमसे पूछा जा रहा है ना। नहीं, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 सेकेंड बाद पूछा जा रहा है। सारे क्वांटिटी 1 सेकेंड बाद इधर पूछे गए हैं, तो t के जगह पर हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम है, टाइम की जगह पर 1 रखेंगे, तो इस तरह से वेलोसिटी आ गया
4 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद जब वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है उसमें एंगुलर स्पीड पूछा गया है। एंगुलर स्पीड का मतलब कि ओमेगा, वो भी पूछा गया है एट t = 1 सेकेंड। तो इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जिसमें कि ओमेगा नॉट 0 है क्योंकि पार्टिकल रेस से चलना शुरू कर रहा है। अल्फा का वैल्यू अपना आया है 2, है ना, अल्फा का वैल्यू 2 आया है, यहाँ चेक कर सकते हैं। इसी पेज के सबसे ऊपर हमने लिखा है अल्फा का वैल्यू 2 है और जो समय है वो दिया गया है 1 सेकेंड। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। एक तो ऐसे आ गया। दूसरा तरीका ये है कि ओमेगा का जो वैल्यू है वो v/r हो सकता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला एक डराइव किया था जिससे v = ओमेगा r रिलेशन आया था। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें, क्योंकि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी पता हो तो उसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी पता हो उस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। तो दोनों ही 1 सेकेंड पर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी 1 सेकेंड पर पूछा जा रहा है और लीनियर वेलोसिटी हमें 1 सेकेंड पर पता है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आएगा, v जो है 4 आया है और r का वैल्यू 2 है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से भी 2 रेडियन पर सेकेंड आया है। ठीक है।